हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट एंड माई सेल्फ अखलाक खान। आज हम सीटेट 2019 का दिसंबर में जो पेपर हुआ था उस पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। ठीक है, अगर हमने बच्चों का विकास विकास के बारे में पढ़ा होगा तो 0 से 2 वर्ष आपको सभी मालूम है। 0 से 2 वर्ष जो है आपका ये जन्म से पूर्व अवस्था होती है, यानी कि जन्म पूर्व अवधि वाली अवस्था होती है। और 2 से अगर हम 6 वर्ष तक जाएंगे तो ये आपका प्रारंभिक बाल अवस्था होती है। और मध्य बाल अवस्था आपकी 6 से 12 वर्ष के लिए होती है। और 12 वर्ष से 18 वर्ष तक अगर हम जाएंगे, या 12 वर्ष से 18 या 20 वर्ष तक जाएंगे तो ये आपकी किशोर अवस्था होती है। तो बालक जो है सबसे अच्छा जो है भाषा को अर्जित करता, अर्जन मतलब भाषा को सीखता है और उसका विकास होता है, ये आपका होगा दूसरा ऑप्शन, यानी प्रारंभिक बाल अवस्था में। ठीक है, किशोर अवस्था में इसका संवेगात्मक विकास होता है। मध्य में उसका जो है समूह प्रवृत्ति में होता है। और जन्म से पूर्व अवधि तो इसमें होगा ही नहीं, उसमें बच्चा बोलना कहाँ सीख पाता है। ठीक है, अब चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो उन्होंने 3 स्तर दिए थे और इन 3 स्तर में 6 उनके स्टेप थे, 6 स्टेज थे। ठीक है, और 6 स्टेज में अगर हम आखिरी वाले स्टेज में जाएंगे, यानी कि आखिरी वाले स्टेज में जाएंगे, आखिरी वाला स्टेज आपका था कि उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर। ये जो है आपका 13 वर्ष से आगे के लिए होता है। तो इसमें जो है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास इसमें होता है, यानी बालक सामाजिक अनुबंधन, यानी कुल मिला के दूसरे का आपका दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, क्यों दूसरा ऑप्शन सही है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निकाल देंगे, ये जीन प्याजे संबंधित है, क्योंकि हमको यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग की बात कर रहा है ना, तो हम इस पर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका जो है और उद्योग बनाम अधीनता ये कोई मतलब नहीं बनता है, प्रसुप्ति अवस्था ये भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास है, यानी सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास में लॉरेंस कोहलबर्ग ने कहा कि बच्चे वही करते जो उन्हें सही लगता है। ठीक है, यानी कि बच्चे वही करते उनको सही लगता है, मतलब वो अपने उसी में होते हैं कि हमको यही करना है, चाहे वो सही हो गलत, यानी सही करते चाहे वो गलत भी हो तब भी बच्चा अपने स्वयं से यही समझता है कि मैं सही कर रहा हूँ। तो बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है, तो इसी को कहा जाता है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपके बताया हुआ है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ये किसका उदाहरण है। ठीक है, अब ये कक्षा में कोई टीचर पढ़ा रहा है और लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है, तो निश्चित तौर पे आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपका जेंडर पक्षपात के अंतर्गत आएगा। यानी कि इसमें जो है टीचर जो है वो जेंडर को पक्षपात कर रहा है, यानी कि एक समानता का समान रूप से नहीं देख रहा है, वो अलग अलग रूप से देख रहा है, तो इसे कहेंगे जेंडर पक्षपात। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपके पास है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। तो इसके अंतर्गत आपका जो है परिचर्चा आपका आएगा, कि डिस्कशन अगर बच्चों के बारे में करेंगे तो बच्चा इसमें अधिक सीखेगा। तो आपका चौथे का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शन में आपको देखना ही नहीं है। परिचर्चा अगर आपका आएगा तो ये पॉजिटिव वर्ड होता है, ये आपका सकारात्मक शब्द होता है, तो आपका ये ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन 4 का सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे वाले में आपके बताया कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को प्रभाव को महत्व दिया है। देखिए, इसमें आपके 4 शिक्षा शास्त्री का नाम दिया हुआ है। तो इन चारों में से अगर आपने इनकी थ्योरी को पढ़ा होगा अच्छे से तो आप जानते हैं कि सबने क्या क्या कहा है। तो इसमें अगर इस सामाजिक की अगर बात की जाए, सांस्कृतिक की बात की जाए, तो इसका सीधा सीधा संबंध आपका लेव वाइगोत्स्की से होता है। तो ये बहुत ही सरल ऑप्शन है, तो 5 का आपका दूसरा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे में आपका है कि एक जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नग्मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला जिससे जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं। ठीक है, अब देखिए वाइगोत्स्की के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वाइगोत्स्की जो है अगर बालक स्वयं से बात कर रहा है तो इस चीज़ को जो उन्होंने व्यक्तिगत वार्ता कहा है। अगर उनकी थ्योरी को आपने पढ़ा होगा तो उसमें अगर बालक स्वयं से बात कर रहा है तो व्यक्तिगत वार्ता होती है, और बाकी ये आत्म केंद्रिता वार्ता ये आपका जीन प्याजे संबंधित है। और पाड़ा ढांचा, ये पाड़ा जो है आपका, ये भी आपका वाइगोत्स्की संबंधित है। लेकिन इसमें जो है बालक जो है ये
वैक्सो के द्वारा दिया गया अस्थायी सहयोग होता है, तो ये आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन स्वयं से बात करना जो होता है ये आपका व्यक्तिगत वार्ता होता है, जिसे वाइगोस्की ने अपने थ्योरी में सिद्धांत में इसके बारे में लिखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके दिया हुआ है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। देखिए ये वही बताएगा जो मैंने आपसे पहले बता रहा था कि भाई अगर बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर उसमें सहयोग प्रदान करना, तो ये किसका उदाहरण है, ये आपका स्कैफ फोल्डिंग का उदाहरण है। ये इस शब्द को आप याद रख लीजिए। मान लीजिए आपको हिंदी में पाड़ा समझ में नहीं आता तो स्कैफ फोल्डिंग आप इसमें अंग्रेजी में देख के इसको लगा सकते हैं। तो चौथे पे ऑप्शन, चौथे के हिसाब से आपका पाड़ा सही है। पाड़ा और ढांचा का मतलब ये होता है कि बच्चों को जो छोटा बच्चा होता है, अगर कोई उससे बड़ा बच्चा है, कोई उसके वयस्क से या उससे उम्र में बड़ा है, अगर उसको सहयोग कर देता है उसके सीखने में, तो उसे कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताया होगा कि निम्नलिखित व्यवहार में से कौन सी जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूल संज्ञानात्मक अवस्था को विशेषित करता है, ठीक है। अब देखिए अगर इसकी बात करें हम, तो बालक इसमें जो है, देखिए ऑप्शन को निकालना शुरू करेंगे तो ये प्रतीकात्मक खेल का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्वता, तो देखिए ये भी आपका जो है मूल संक्रियात्मक अवस्था में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि उसमें मूल संक्रियात्मक अवस्था की बात की। जैसे पदार्थ अस्थायित्व ये आपका जो है ये आपका संवेदीगामक अवस्था में आता है, ठीक है, तो इसमें नहीं आता है। तो अगर क्योंकि देखिए इसमें मूल संक्रियात्मक अवस्था की बात की, आपको मालूम है जीन पियाजे ने 4 अवस्था दिया, तो 4 अवस्था के अंतर्गत जो मूल संक्रियात्मक अवस्था उसके अंतर्गत उन्होंने संरक्षण और कक्षा समावेशन की बात किया उन्होंने, ठीक है। तो इसमें उस हिसाब से आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो है 9th वाला क्वेश्चन है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी जीन पियाजे की संरचना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास जो होता है उसके अंतर्गत स्कीमा जो होता है वो आपका ये जीन पियाजे के उसमें आता है स्कीमा। यानी बच्चा जो अपने अंदर कोई किसी चीज़ का चित्र बना लेता है, चित्र बनाने के बाद उसको समझता है, उसको सीखता है, तो आपका स्कीमा कहलाता है। इस बात को जीन पियाजे ने कहा है, बिल्कुल है। बाकी ये कंडीशनिंग जो है ये नहीं है, प्रबलन नहीं है, और ये आपका अवलोकन अधिगम ये भी नहीं है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th वाले में आपका होता है आकलन को प्राथमिक उद्देश्य, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ का आकलन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो उसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या होना चाहिए कि देखिए विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, नहीं श्रेणी की बात कर रहा है, रैंक। हम देखिए कुछ एनसीएफ के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो एनसीएफ में बहुत चीज़ें बताया कि हम बच्चों को रैंकिंग नहीं कर सकते हैं। यानी कि एनसीएफ को अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो एनसीएफ में आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह मालूम हो जाएंगी, तो यहाँ एनसीएफ से लेके चलेंगे तो, और बाकी तो इस हिसाब से ये ऑप्शन आपका निकल जाएगा, ठीक है। विद्यार्थी को प्राप्तांक पर देना, हम विद्यार्थी के अंकों के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है, ये भी आपका निकल। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण अंकित करना। अब आपको मालूम है, देखिए अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो ये सीधे तौर पे बता दिया गया है कि बच्चों को ग्रेड प्रणाली देना, उसमें पास फेल की कोई बात ही नहीं करना कि ये बच्चा पास है ये बच्चा फेल है, ठीक है। तो इस हिसाब से बच्चे ये भी आपका ऑप्शन नहीं लेगा, आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना, यानी कि बच्चा किस चीज़ में कन्फ्यूज़ है उसको आपको सही करना, उसको आपको अच्छी तरह समझना, उसके बारे में उसमें रेमेडियल टीचिंग या उसको देना, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन आपको बताया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सी बुद्धि के बारे में सही है। देखिए बुद्धि के बारे में बताओ, तो बुद्धि के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो बुद्धि के बारे में सही चीज़ पूछा है। तो बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित किया। नहीं, जन्म के समय आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं भैया, कि कोई बालक अगर जन्म पैदा हो गया है या उसका जन्म हुआ है, तो अगर जन्म से बता देंगे भी ये बच्चा आगे जाके डॉक्टर बनेगा ये, या फिर वो कोई प्रतिभाशाली बालक होगा, तो जन्म के समय हम बच्चों को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा और निर्धारित किया। बुद्धि को हम मानक रूप से कभी भी निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बुद्धि का एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। देखिए बुद्धि को बताया इन्होंने कि एक यूनिटरी फैक्टर है और सिंगल है। बुद्धि जो है बहुकारक भी किसी ने कहा है, बुद्धि जो उसने उन्होंने कहा कि 2 कारक भी है, किसी ने कहा बुद्धि बहुकारक भी है, तो इसलिए हम इसको भी ऑप्शन को नहीं देखेंगे, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन हमसे कह रहा है कि बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यता को समय, बिल्कुल सही। बुद्धि जो है आपका मल्टी डायमेंशनल है और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी, यानी उसमें बहुत सारी जटिलता है। बच्चा किसी चीज़ को सरल सीख सकता है, बच्चा किसी चीज़ को कठिन रूप से सीखता है ना, और बहुत सारा उसमें डायमेंशन बहुत तरीके से सीख सकता है बच्चा। तो आपका ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताया रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शन कर रही हैं।
ठीक है। अब देखिए इसमें एकाधिक समाधान में के बारे में सोचती है, इनमें काफ़ी समाधान मौलिक के बारे में बात करें तो मौलिक वही चीज़ है, मौलिक का संबंध सीधे सीधे आपका सृजनात्मकता से होता है, यानी बच्चा कई तरीक़ों से सीख रहा है, क्रिएटिविटी थिंकर कर रहा है, ठीक है। यानी कि बच्चे के सामने कोई समस्या है और उसका एकाधिक संसाधन के बारे में सोचता है ना, बच्चों को आपने समस्या दे दिया, ठीक है, और समस्या देने के बाद बच्चों ने उससे कई तरीके से, देखिए अब एकाधिक अगर आप इसमें नहीं समझ पाए एकाधिक क्या होता है तो आप इसमें देख लीजिए ना कि इसमें बताया गया मल्टीपल, यानी कई तरीक़ों से बच्चा सीख रहा है। तो बच्चा किसी चीज़ को अगर कई तरीक़ों से सीखता है तो वो उसका वो किस तरह का विचारक होता है, वो सृजनात्मकता विचार उसमें मन में आ रहा है तो उस तरह सीख रहा है, ठीक है। आप साई चिंतन नहीं है इसमें, आत्म केंद्रित भी नहीं है और अन्वय विचारक भी नहीं है, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन में। 13वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थी के द्वारा सहभागिता कम करने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, इसमें भी ऑप्शन हम निकालना शुरू करें। विद्यालय छोड़ने बिल्कुल नहीं, बच्चों की विद्यालय छोड़ने के लिए कहेंगे। इस स्थिति को जैसा है स्वीकार कर लेना चाहिए, क्यों हम उस स्थिति को नहीं स्वीकार करना चाहिए, उसमें बदलाव करना चाहिए। इन विद्यार्थियों को अपनी अपेक्षाओं को कम करना। अपेक्षा कैसे, बच्चों से हम अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? भाई बच्चा सही तरीके से सीख सकता है, कोई बच्चा तेज़ गति से सीखता है, कोई बच्चा धीमे गति से सीखता है, तो उनसे हम अपेक्षा थोड़ी कर सकते हैं। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए, ठीक है। अब तो हमें जो हम टीचिंग कर रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, उसमें हमें विचार करना चाहिए और उसमें नए तरीके ढूंढना चाहिए कि बच्चों को हम किस नए तरीके से पढ़ाएं तो बच्चा जल्दी सीख जाए, ठीक है। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। मतलब ऑप्शन आपको देखने से लगेगा, आप सवाल पढ़ेंगे और ऑप्शन आपको देखने से लगेगा कि ऑप्शन इसमें सटीक बैठ रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जिसमें ऑप्शन निकालना सीखिए और उसको सही ऑप्शन में बैठाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 14वां क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, यानी कि एक समावेशी कक्षा, यानी समावेशी यानी उसमें हर तरह के बच्चे, उसमें आपके वंचित वर्ग के भी हैं, उसमें आपके सब बच्चे आ जाते हैं। उसमें जो बच्चा कम धीमे गति सीखता है, कोई बच्चा उसमें तेज़ गति सीखता है, उसमें प्रतिभाशाली बच्चे भी है, उसमें वंचित वर्ग के बच्चे, सब बच्चे, तो इससे समावेशी कक्षा कहा जाता है। अगर इस तरह के बच्चों को आप सिखा रहे हैं तो आप कैसे सिखाएंगे? इनको जो तैयारी नहीं करना चाहिए, क्या बात, ये तो नेगेटिव है, आप सीधा निकाल दिए। कभी कभी की बात ही नहीं होना चाहिए। तैयार करने के लिए हतोत्साह नेगेटिव वर्ड। अब जब मैंने इसमें से इतने चारों को निकाल दिया तो मुझे क्या करना है? आंख बंद करके मुझे तीसरे ऑप्शन को लगा देना कि सक्रिय रूप से तैयारी करना। बच्चा जो है एक्टिवली किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करे, सक्रिय रूप से किसी में भाग ले तो बच्चा उसमें अच्छी तरह से सीखता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन से आपने लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें बताया कि पठन वैफल्य बच्चों के प्रारंभिक लक्षण क्या। आप देखिए इस शब्द को आप पहली बार सुन रहे होंगे, ठीक है। बहुत सीटेड क्या करता है, बहुत तरीके से कभी कभी हिंदी शब्द को कहता है, तो इस पर ध्यान मत दिया। अगर आपने डिस्लेक्सिया आपने पढ़ा होगा तो उस पर ध्यान दिए। डिस्लेक्सिया क्या होता है? डिस्लेक्सिया आपका जाहिर सी बात है, आपने कई बार पढ़ा होगा कि डिस्लेक्सिया क्या होता है, पढ़ने की अक्षमता को दर्शाता है, ठीक है। ये कौन से लक्षण है? जो बच्चा जिसमें पढ़ने में असक्षम हो, ये बात हो ही नहीं सकता है। आप सारी चिंतन की बात नहीं कही जा रही है, एक ही गति विकेशक के कार्य को बार बार दोहराना, बिल्कुल इसकी बात नहीं की जा रही। तो इस हिसाब से आपका इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई है कि समावेशी शिक्षा के उदाहरण निम्नलिखित में किस पे आधारित है। देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को आप अच्छी तरह पढ़े होंगे, तो उसमें व्यवहारवादी की बात नहीं किया गया है, ठीक है। उसमें अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति, इसमें सिर्फ अशक्त बच्चों की बात किया गया। जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं? समावेशी शिक्षा के बारे में। समावेशी शिक्षा के बारे में क्या बताया था मैंने? इसमें सभी वर्ग के, वंचित वर्ग के, प्रतिभाशाली बच्चे, सब बच्चे शामिल होते हैं। और इसमें दूसरे ऑप्शन में क्या बात कर रहा है? सिर्फ अशक्त बच्चों की बात कर रहा है, इसलिए यह ऑप्शन भी नहीं है। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, हाँ इसको देख सकते हैं। मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराकर अशक्त बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करना। फिर आपके चौथे ऑप्शन में अशक्त बच्चों की बात कर रहा है और हम किसकी बात कर रहे हैं? समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जब हमने पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन निकाल दिया तो जाहिर सी बात है आपका तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन से लगा के मैंने तीसरा ऑप्शन लगा दिया, बिल्कुल सही मेरा है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 16वां क्वेश्चन आपके पास, 17वां क्वेश्चन आपके पास है। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है? यानी कि एक कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क अगर हम कर रहे हैं, संरचनावादी कर रहे हैं, तो उसमें जो है बच्चा कैसे सीखेगा?
ठीक है। बेस ऑन रोट यानी कि बच्चों इसमें बताया गया है कि यंत्रवत याद करना नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए इसको निकाल दें। प्रबलन केंद्रित, बच्चों को जो है रीइंफोर्समेंट करना, उनमें जो है दबाव डालना, ये भी आपका गलत है। अनुबंधन द्वारा सीखना, अनुबंधन द्वारा ये दूसरी थ्योरी पावलोव की थ्योरी है, ठीक है। या हम बात किसकी कर रहे हैं, संरचनावादी की बात कर रहे हैं, हम बात की कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट में जो है आपका ये आता है, चौथा ऑप्शन आपका आता है फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, यानी अवबोधन की प्रक्रिया पे केंद्रित करना, ठीक है। तो आपका इसमें चौथा ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दिया अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी बच्चों के द्वारा कुछ बनाया गया है, एक थ्योरी, एक मतलब किसी घटनाओं के बारे में बच्चों ने कुछ बनाया है, उसके बारे में आप क्या करें, बच्चों के सिद्धांतों को अनदेखा कर देंगे। अनदेखा कैसे कर सकते हैं भाई, बच्चे बना के लाएगा तो आपको देखना ही पड़ेगा ना, तो आप इस ऑप्शन को निकाल देंगे, इसलिए ये ऑप्शन आपका निकल जाएगा। बच्चों को दंडित करेंगे, ये भी ऑप्शन निकल जाएगा, दंड की बात कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन निकाल। बार बार याद करने के ये भी निकल जाएगा। तो जब मैंने 3 ऑप्शन को निकाल दिया यहाँ से, जब मैंने 3 ऑप्शन को निकाल दिया तो मेरे पास क्या बच रहा है, तो मैं इसको पढ़ूँ, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ना भी पढ़ूँ और चौथा ऑप्शन लगा दूँ तो मेरा ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% सही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें इसमें होती है। तो चलिए चौथा ऑप्शन पढ़ भी लेते हैं कि प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों के सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। यानी कि आप जो है उसके सामने कोई भी चीज़ प्रस्तुत करें एग्जाम्पल को, और उनको चुनौती देना चाहिए कि बच्चे इस तरह से करें, ठीक है। तो इसलिए इसमें आपका ये जो है आपका इसमें जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्री क्या विशेषता है, यानी कि चाइल्ड सेंटर पेडागोजी क्या कहती है। चाइल्ड सेंटर के बारे में आपने पढ़ा है तो इसमें आप क्या करेंगे, केवल पाठ्य पुस्तक, तो देखिए इसमें केवल की बात किया हुआ, तो इसलिए ऑप्शन निकाल देंगे। या याद करने की बात किया, ये ऑप्शन निकाल देंगे। योग्यता के आधार पर विद्यार्थी को नामांकित करना, वर्गीकरण नहीं करना है, वर्गीकरण भी नेगेटिव वर्ड है। एनसीएफ कहता है कि बच्चों को हम क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर से जब मैंने पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन निकाल दिया तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन सही होना चाहिए कि बच्चों को अनुभव हो की प्रमुखता देनी चाहिए। किसमें, अगर बच्चा जो है, क्योंकि इसमें चाइल्ड सेंटर की बात करना, यानी छात्र केंद्रित बात करना, छात्र में अगर छात्र ही सब कुछ होगा तो उसमें बच्चों के अनुभव को हम प्राथमिकता देना पड़ेगा ना भैया। तो इसलिए आपका जो है ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल 100% सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 20वां क्वेश्चन है कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है, ठीक है। देखिए अब देखिए इसमें अलग की बात कर रहा है, संवेग और संवेग जो है आपका अलग नहीं हो सकता है, ठीक है, इसमें आपका अलग नहीं हो सकता है, स्वतंत्र भी नहीं हो सकता। नहीं, संवेग और संज्ञान को हम स्वतंत्र रूप से भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है, संबंधित नहीं, इसको भी दे सकते हैं। ये इंटरवोवन है, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल करीब है। अगर संवेग नहीं है तो बच्चा संज्ञान नहीं करेगा, संज्ञान नहीं तो बच्चा संवेग नहीं कर पाएगा, ठीक है, यानी बच्चा सोच नहीं पाएगा किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। तो आपका तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। चलिए 21 पे आते हैं। 21 आपके बारे में दिया कि संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में लिखित कथनों में कौन सा सही है। सही की बात की, ठीक है, आपको क्या ढूंढना है, सही ढूंढना है। इसमें देखिए, इसमें देख लीजिए सही ढूंढना है आपको। तो इसमें सही आपको ये दिया हुआ है कि अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। नहीं, स्मरण की प्रक्रिया नहीं है भैया, इसलिए ऑप्शन आपका निकल जाएगा। अधिगम याद करने वाली, ये भी निकल गया आपका। अधिगम आवृत्तीय संबंधी के व्यवहारों द्वारा अनुबंध है, ये भी निकल जाएगा आपका, ठीक है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया। अधिगम जो है लर्निंग जो है वो हम कोई भी चीज़ अगर सोच रहे हैं, कोई भी चीज़ हमको बनाना है तो उसमें बच्चे की संरचना को, यानी बच्चा क्या सोच रहा है, उसका ज्ञान की संरचना क्या है, बच्चा कैसे सोचता है, उसको हमको प्राथमिकता देनी चाहिए और बालक उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी करता है। तो इसलिए आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 22 पे आएंगे। 22 आप कहते हैं विद्यार्थी को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है। देखिए इस एक स्पष्ट उदाहरण होता है, यानी कि क्लास में अगर हम पढ़ाएं तो बच्चों को डायरेक्टली हम एग्जांपल दे देते हैं कि भाई बच्चे ये लीजिए, इसको करिए आप, तो ये स्पष्ट उदाहरण हो गया। गैर उदाहरण क्या होता है कि हम क्लास के बाहर जाके, मतलब क्लास में नहीं किसी बाहर चीज़ का उदाहरण देते हैं, तो ये आपका गैर उदाहरण हो जाता है। तो इसमें आपको चेक करेंगे अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावशाली तरीका ढूंढना। देखिए प्रोत्साहित बहुत पॉजिटिव वर्ड है, इसमें इनकरेज कर रहे हैं बच्चों को। ये विद्यार्थियों के दिमाग की भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है, नहीं, कैसे कर सकता है, बिल्कुल नहीं, भ्रांतियाँ नेगेटिव वर्ड है ये आपका। ये अवधारणाओं की समझ के अभाव में पैदा करता है। अवधारणाओं कैसे भैया, जब बच्चा को हम स्पष्ट उदाहरण गैर उदाहरण दे रहे हैं तो बच्चों की समझ और विकसित होगी ना, अभाव थोड़ी होगा। ये अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर अधिक केंद्रित होता है, ठीक है।
तो देखिए इसमें जो है कि अब अगर हम उदाहरण दे रहे बच्चों को, तो बच्चों का पूरा कार्यवैधिक और परिक्रियात्मक के बजाय बोला, इसमें बजाय बोला ना, इससे संबंधित होता तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। इसमें के बजाय बोल दिया इसलिए आपका गलत, ये अलग हो गया। अब प्रोत्साहित आपका बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है, तो इस हिसाब से आपका 22 का पहला सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताएं कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बच्चों को अगर हम कोई भी अधिगम सिखा रहे हैं तो उसमें हम लगा उसको, बच्चों को अगर पुरस्कार दे रहे हैं और दंड का प्रयोग करें, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है, इसको देखते हैं। बाहरी अभिप्रेरणा कम होगी। बाहरी अभिप्रेरणा क्यों कम होगी भैया? बाहरी अभिप्रेरणा नहीं कम होगी इसमें। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ेगी, अंदर से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसमें। ये बच्चों के प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता के पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करती है। के बजाय नहीं, ठीक है, इसमें जो है आपके ये नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है, ऑप्शन निकल जाए। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। ठीक है, अब देखिए बच्चा अगर आपके क्लास में है, आप उसको अगर आप सिखा रहे हैं, उसको पुरस्कार दे रहे हैं और दंड का प्रयोग कर रहे हैं, तो पुरस्कार देना तो अच्छी बात है। तो बच्चा अगर कोई चीज़, अगर आप बच्चा पढ़ाई कर रहा है और आपको उसको सिखाने के लिए आप उसको एक चॉकलेट दे रहे हैं, तो बच्चा यही करेगा कि मैंने कि आप उसको मतलब अभिप्रेरणा दे रहे हैं, उसको मोटिवेशन दे रहे हैं या उसको आप इनकरेज कर रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा कि मैं करूं चाहे ना करूं, मुझे चॉकलेट तो मिल जाएगी ना, है ना। तो पुरस्कार देने से कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। और दंड की तो बात ही कर रहे हैं, दंड करोगे तो बच्चा अधिगम सीखेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए स्वाभाविक अभिरुचि, जो बच्चे की रुचि होती है और जिज्ञासा, वो कम हो जाएगी इसमें। ठीक है, इसलिए इसमें चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। तो आप आएंगे 24वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। सार्थक अधिगम की बात कर रहा है, यानी कि अगर हम सीखेंगे तो सार्थक अधिगम की बात कर रहा है। पहला शारीरिक दंड नहीं, ठीक है, पहला क्या आपका शारीरिक दंड। तो शारीरिक दंड, तो पहला ऑप्शन आपका किस में से, देखिए आप निकाल दिए, मैं ऑप्शन निकालना सिखाता हूँ। देखिए शारीरिक दंड की बात किया है, शारीरिक ने पहला ऑप्शन। अब पहला ऑप्शन किस में, पहला ऑप्शन इसमें, तो ये हो ही नहीं सकता है। पहला ऑप्शन इसमें है तो ये भी नहीं हो सकता। तो मुझे 2-4 में सिर्फ चर्चा करना। अब 2-4 की क्या बात कर रहा है कि इसमें आपको बताया हुआ है कि इसमें दूसरा और तीसरा सही बता रहा है दूसरे ऑप्शन में, ठीक है, और चौथे ऑप्शन में दूसरा, तीसरा, चौथा सही बता रहा है। अब देखिए मैं अगर आपको बताऊं तो सहयोगात्मक अधिगम बहुत ही बेस्ट है, पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, पॉजिटिव में आता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूसिव एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ये आपका एनसीएफ कहता है, ये भी आपका बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव में आ जाएगा। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, आप कांस्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं। भाई बच्चा अगर सीख रहा है, बच्चा का अगर हमने ये मूल्यांकन किया, तो बच्चे की जो कमी है उसको हम सिखा, उसको दुरुस्त करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी हम लगातार क्लास में उनका मूल्यांकन करते चले जा रहे हैं। तो इसलिए ये आपका नेगेटिव वर्ड है, ये आपका नेगेटिव वर्ड है। आपका केवल दूसरा तीसरा सही, और दूसरा तीसरा ऑप्शन किस में, केवल दूसरे में, इसलिए आपका दूसरा सही है इसमें। चलिए आगे बढ़ते। 25, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणा की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई टीचर है, टीचर फैसिलिटेटर है, और उसमें कोई जटिल चीज़ आए तो उसकी समझ को जो है शिक्षक जो है कैसे उसको मतलब प्रदर्शित कर सकता है, उसको सहज ने आसान कैसे, सहज मतलब आसान कैसे बना सकता है। ठीक है, इसके लिए हम देखेंगे कि एक व्याख्यान देकर नहीं भाई, कि प्राइमरी का पेपर है, प्राइमरी में लेक्चर को बिल्कुल नेगेटिव माना है, मतलब आप किसी चीज़ को लेक्चर नहीं, बिल्कुल उसको सक्रिय भागीदारी रूप से सिखा सकते हैं। बच्चा इसमें एक्टिव हो तो ये आपका नेगेटिव है, इसको ऐसे निकल जाएगा। प्रतियोगिता अरेंज करना, नहीं, प्रतियोगिता भी नहीं कर सकते बच्चों के बीच में। बार बार यांत्रिक अभ्यास, नहीं, बार बार यांत्रिक अभ्यास भी नहीं कर सकते। तो निश्चित तौर पे जब मेरा तीनों ऑप्शन निकल गया, तो मेरा अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराना, ये बहुत ही सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, आप बच्चों को एक्सप्लोर करिए, ये पॉजिटिव वर्ड है। कुछ चीज़ें ऐसे हिंदी में नहीं समझ में आए तो आप अंग्रेजी में देख के भी समझ सकते हैं। और अवसर उपलब्ध कराना सबसे बेस्ट, ये भी वर्ड है। डिस्कशन, ठीक है, तो ये सब ऐसे वर्ड है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, देखो परिचर्चा हुआ, अन्वेषण हुआ और अवसर, ये तीन चीज़ इसमें पॉजिटिव वर्ड है। देखिए अन्वेषण हो गया, परिचर्चा मैंने बताया था, ये बहुत पॉजिटिव वर्ड है। अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराना। तो इस हिसाब से आपका 25 का चौथा ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट है। 26 को देखेंगे। 26 वाला सवाल देखिए, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करेगी। प्रोत्साहित करना है बच्चों को, ठीक है, किसके लिए, समस्या समाधान है, बच्चे के सामने समस्या भी हो और उसका समाधान भी बच्चा स्वयं कर ले, तो उसके लिए प्रोत्साहित कैसे करेगी। प्रत्येक छोटे छोटे कार्य को भौतिक पुरस्कार,
अब कोई भी अगर बच्चों को कार दे रही है तो उसके लिए छोटे छोटे पुरस्कार देने से कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो ये आपका बाहर निकल जाएगा। केवल 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 नेगेटिव वर्ड है, इसको बिना पढ़े मैं बाहर निकाल सकता हूँ। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके दंडित करना, दंडित दिया हुआ है, मैं इसको वैसे ही बाहर निकाल सकता। जब मैंने तीनों को बाहर निकाल दिया भैया, तो जाहिर सी बात है चौथा ऑप्शन मेरा सही होगा। चौथा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बच्चों को सहजनुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करना। बच्चों को कोई भी अनुमान लगा तो उस पर आप प्रोत्साहित करेंगे, उसके बाद उसको हम कि बच्चों को कहेंगे कि भाई इसके बारे में विचार मंथन कीजिए, ठीक है। तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 27 पे आते हैं। 27 आपके पास क्या है? 27 आपके पास है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास की तीव्र गति घटित होती है? भैया शारीरिक वृद्धि और विकास की तीव्र गति जो होती है वो शैशवावस्था प्रारंभिक बाल अवस्था के अंतर्गत होता है। यानी बच्चा, अरे भाई आपके घर में कोई बच्चा को, आप उसी को देख लीजिए कि बच्चा जो है ये शैशवावस्था में उसका जो है देखते हैं ना, मतलब 2 महीने का होता है, उसके बाद फिर उसकी कुछ हाइट बढ़ जाती है, फिर 4 महीना, 8 महीना, 10 महीना, तो प्रारंभिक बाल अवस्था कहाँ तक आती है? मान लीजिए मैं एक शैशवावस्था प्रारंभिक बाल अवस्था को दोनों को जोड़ दूँ तो ये आपका जो आ जाएगा 0 से 6 वर्ष का आएगा। किसी बालक को देखिए आप 0 से 6 वर्ष के बीच में काफ़ी उसकी जो है शारीरिक वृद्धि बहुत तेज़ गति से होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं? पूछा विकास का सिद्धांत क्या नहीं? नहीं वर्ड को देखना, ठीक है। विकास जीवन पर्यंत होता है, ठीक है। तो विकास तो जीवन पर्यंत होता है भैया, विकास कंटिन्यू होता है, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये सही है में। विकास परिवर्त्य होता है, मॉडिफाई, विकास को मॉडिफाई कर सकते हैं। अरे भाई विकास को मॉडिफाई कर सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई बालक किसी गरीब घर में जन्मा है और गरीब घर में जन्मा है, उसका पोषण उसे कम मिल रहा है तो उसका विकास कम होगा। लेकिन वही बालक किसी अमीर घर में जन्मा होता, उसको अच्छा पोषण मिलता तो उसका विकास बहुत ही अच्छा होता। तो यहाँ पे हमने विकास को मॉडिफाई कर दिया, यानी उसको हमने परिवर्तित कर दिया। तो ये भी आपका है विकास में। विकास अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों द्वारा हाँ विकास भैया जेनेटिक भी होता है और पर्यावरण दोनों प्रभावित होता है, ठीक है, ये भी आपका सही है। लेकिन विकास सार्वभौमिक है एवं तथा सांस्कृतिक संदर्भ को इसे प्रभावित नहीं करते। भैया विकास सार्वभौमिक है, विकास यूनिवर्सल है। अरे भाई इंडिया में जो बच्चा जन्मा है तो क्या वो अलग तरीके से बड़ा होगा, और क्या अमेरिका में जो बच्चा जन्मा है वो क्या अलग तरीके से बड़ा होगा? वो वही वैसे ही बढ़ा, उसके भी हाथ पैर बढ़ेंगे, उसके भी मतलब हाथ पैर बिल्कुल अपने हिसाब से बढ़ेंगे। तो ये यूनिवर्सल है, सांस्कृतिक भी संदर्भ में आता है, ठीक है। तो इसमें अगर ये होता नहीं वर्ड अगर नहीं होता तो ये भी आपका पॉजिटिव में आ जाता, लेकिन यहाँ नहीं बोला है ना, तो ये नहीं करता है इसमें बोला, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन इसमें सही है। इस हिसाब से नहीं के हिसाब से चौथा ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? व्यक्तित्व विभिन्नताएं समझ लीजिए कि जैसे किसी क्लास में कोई बालक है तो कोई बालक तेज गति से सीखता है, कोई बालक धीमे गति से सीखता है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे पढ़ेंगे, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवांशिकता संकेत पद्धति को नहीं, ये भी नहीं है। जन्मजात विशेषता ये भी नहीं होती हैं। पर्यावरण प्रभाव ये भी नहीं होता है। व्यक्तित्व अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है। कि भाई व्यक्तित्व विभिन्नता क्या होती है? अनुवांशिकता होती है भाई, अगर किसी माता पिता के कोई माता पिता बहुत पढ़ने में तेज़ थे तो उनका बालक भी हो सकता है पढ़ने में बहुत तेज़ रहे, तो यह अनुवांशिकता पर निर्भर करता है आपका, ठीक है, पर्यावरण पर निर्भर करता है। तो इनके बीच में क्या है? एक जटिल पारस्परिक क्रिया है। तो इस हिसाब से व्यक्तित्व विभिन्नता का जो वेरिएशन है वो आपका सबसे फिट बैठ रहा है चौथे ऑप्शन में, ठीक है, चौथा ऑप्शन इसमें सही है। चलिए और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। और आखिरी क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? कि कौन सा पूछ रहा है इसमें? सेकंड पूछ रहा है, द्वितीयक पूछ रहा है यानी कि सेकेंडरी पूछ रहा है। तो सेकेंडरी के हिसाब से देखिए पहला आपका इसमें क्या होता है, दूसरा पूछ रहा है विद्यालय। भाई पहला क्या आपका होता है? परिवार और पास पड़ोस, ये आपके पहले सामाजिक एजेंसी है, उदाहरण है, ठीक है, सामाजिकरण के। और दूसरा आपका फिर बालक जब बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने के बाद वो कहाँ जाता है? अब देखिए इसमें ही परिवार आ गया तो इसलिए मैं इसको भी नहीं लगा सकता हूँ, ठीक है। इसमें पास पड़ोस आ गया, ये भी प्राथमिकता में आता है, पहले में आता है, पहले स्टेज उसमें आता है सामाजिकरण में। लेकिन विद्यालय और मीडिया ये आपका सेकेंड एजेंसी है, ठीक है। विद्यालय जब बालक बड़ा हो जाता है तो उसका सामाजिकरण का दूसरा एजेंसी क्या होता है? विद्यालय होता है और मीडिया होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका तीसरे का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके पास जो है CDP के यानी बाल विकास के 30 क्वेश्चन जो 2019 दिसंबर में आए हुए थे। इन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा किया हूँ मैंने।
और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने ग्रुप्स व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।